नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम पश्चिमी विचारक पढ़ रहे हैं। पश्चिमी विचारकों पर भी होप्स पर चल रहे हैं। होप्स पर हमने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ा भी था। मैंने बताया था कि होप्स का जन्म 1588 में आर्मेडा के वर्ष में इंग्लैंड के मेल्सबरी नामक स्थान पर हुआ था। उस समय दोहरी स्थितियां विद्यमान थी, एक तो गृह युद्ध, दूसरा भय आक्रमण। इसलिए होप्स कहता भी है, मेरी माँ ने एक साथ दो बच्चों को जन्म दिया, मुझे और भय को। इसी भय से मुक्ति के लिए वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है और उसका कथन भी है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग चतुर्भुज के 2 कोणों के बराबर होता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में त्रिभुज को ही स्वीकार किया जाता है। तो ये मैंने आपको जीवन परिचय उनका बताया, फिर मैंने उसके विचार बताया। उसके मेन विचार वैज्ञानिक भौतिकवाद हैं। उनकी मेन पुस्तक लिव्याथन है। लिव्याथन में सबसे पहले वैज्ञानिक भौतिकवाद पर विचार हैं। वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर वो बताते हैं कि मानव प्रकृति जो है या मानव की मूल प्रवृत्ति जो है वो आत्मरक्षण है। फिर इसी आधार पर वो मानव प्रकृति के बारे में कहते हैं कि मानव अपनी प्रकृति से असामाजिक अनैतिक प्राणी है। फिर मानव के 5 अवगुणों की भी चर्चा करते हैं कि पीएनबी बैंक, दोनों तरफ एस, सोलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटस एंड शॉर्ट। हिंदी में कहें तो एकाकी, दीनहीन, पापी, पाश्विक, क्षणभंगुर। तो ये 5 अवगुण भी मानव के अंदर बताता है और मार्गेंथु के समान मानव का एक पक्षीय चित्रण करता है। आधुनिक युग में मार्गेंथु जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद के जनक हैं, वो भी मानव प्रकृति का एक पक्षीय चित्रण करते हैं। जब कहता है, फिर आगे होप्स निष्कर्ष भी निकालता है मानव प्रकृति के आधार पर, चूंकि मानव अपनी प्रकृति से सामाजिक नैतिक प्राणी है, तो इसलिए निरंकुश राजतंत्र स्थापित होना चाहिए। तो क्या स्थापित होना चाहिए? निरंकुश राजतंत्र, ऐसा होप्स का कहना है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद वो प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं भी बताता है। प्राकृतिक अवस्था में बेसिकली वो गृह युद्ध की अवस्था कोई प्राकृतिक अवस्था कहता है तो बताता है ये प्राक सामाजिक, प्राक राजनीतिक है। यहाँ निरंतर तनाव युद्ध की अवस्था थी, न्याय नैतिकता का अभाव था, सभी मानव समान थे। तो और प्राकृतिक कानून भी प्रचलित है। कहता है यही प्राकृतिक कानून व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं और व्यक्ति समझौते के माध्यम से प्राकृतिक अवस्था का अंत कर राज्य की स्थापना करता है, विशेषकर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। फिर वो कहता भी है शासक समझौते का भाग नहीं, परिणाम है, क्योंकि शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, व्यक्तियों ने किए अपनी सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार से वो निरंकुश राजतंत्र कानूनी संप्रभुता की स्थापना समझौते के माध्यम से कर देता है, लेकिन साथ में आत्मरक्षा का अधिकार भी व्यक्तियों को देता है, भागने का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार प्रदान करता है। तो ये सारे विचार मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। तो फिर मैंने ये भी बताया था कि मैक्सी जैसे विचारक हैं, डनिंग जैसे विचारक हैं, सेबाइन वेपर जैसे विचारक हैं, एलन राय जैसे विचारक हैं, कीवर्ट जैसे विचारक हैं, वो कहते हैं इसमें व्यक्तिवाद के अंश मिलते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर वोगन और वहान तो उसे होप्स को एकदम निरंकुशतावादी मानते हैं। तो आइए मित्रों, हम आगे देखते हैं। होप्स के अगले विचार हैं कानूनी संप्रभुता संबंधी विचार, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। अब होप्स के कानूनी संप्रभुता संबंधी विचार पढ़ने से पहले हमें पहले संप्रभुता को ही समझना होगा। मित्रों, संप्रभुता क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तो संप्रभुता एक राज्य का अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता के मेनली 2 सिद्धांत है, एकलवादी और बहुलवादी। एकलवादी तो ये मानते हैं संप्रभुता राज्य में निहित होती है, संप्रभुता के कारण ही राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होता है और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च का मतलब है वो अपने जो भी क्षेत्र है, भूभाग है, उसमें उसी का शासन चलता है, किसी विदेशी व्यक्ति का शासन नहीं चलता। फिर विदेश नीति स्वतंत्र का मतलब है विदेशों में संबंध किसके साथ बनाता है, वो अपनी इच्छा से बनाता है, किसी दबाव में नहीं बनाता। तो कहते हैं ये सारी शक्तियां उसे संप्रभुता के कारण ही प्राप्त होती हैं। लेकिन जो बहुलवादी हैं वो कहते हैं नहीं, संप्रभुता अकेले राज्य में निहित नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति के विकास में बहुत सारे समुदाय योगदान देते हैं, जैसे शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक समुदाय। तो राज्य भी एक राजनीतिक समुदाय है, बाकी शैक्षणिक समुदाय भी हैं, आर्थिक समुदाय भी हैं, सांस्कृतिक समुदाय भी हैं, सामाजिक समुदाय भी हैं, सभी योगदान देते हैं। इसलिए संप्रभुता बटी होनी चाहिए। ये तो बांटने की बात करते हैं, यानी कि राज्य की शक्ति को कम करने की बात बहुलवादी करते हैं, जबकि एकलवादी कहते हैं नहीं, संप्रभुता राज्य में निहित होती है और राज्य ही संप्रभुता का स्रोत है। तो ऐसा एकलवादी मानते हैं। लेकिन एकलवाद में भी प्रयोग करने को लेकर, संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है, इसको लेकर 3 शाखाएं हैं। पहला है कानूनी संप्रभुता, दूसरा है राजनीतिक प्रभुसत्ता, तीसरा है लोकप्रिय प्रभुसत्ता। कानूनी प्रभुसत्ता वाले कहते हैं कि संप्रभुता का प्रयोग कार्यपालिका करती है। कौन करती है? कार्यपालिका। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये कहते हैं कार्यपालिका प्रयोग करती है।
यानी कि शासक प्रयोग करता है, इनका कहना है संसद प्रयोग करती है, और इनका कहना है जनता प्रयोग करती है। लोकप्रिय वाले का कहना है जनता प्रयोग करती है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब इसके कौन कौन समर्थक हैं कानूनी प्रभुसत्ता के? कानूनी प्रभुसत्ता के समर्थक हैं बोंदा, होब्स, ऑस्टिन, एच.एल. हर्ट, हेंस केल्सन भी हैं, और हेंस केल्सन, ये सब तो कहीं ना कहीं कानूनी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। और राजनीतिक प्रभुसत्ता का कौन करते हैं? लोक, लिकोक, डाइसी, गिलक्राइस्ट, गार्नर, ये सब राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन करते हैं। लोकप्रिय कौन करते हैं? इसमें बेसिकली आ जाएंगे पाडुआ, मार्सिलिया पाडुआ, अल्थुजियस, रूसो, बंट्रा द जुनैल, रूसो और बंट्रा द जुनैल भी हैं, तो जुनैल है ये। तो ये आपको सारणी टेबल थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि थ्योरी में मैंने पूरा डिटेल में आप थ्योरी में बताया, थ्योरी वाली वीडियो में, तो आप थ्योरी में भी जाके दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी से जुड़ा हुआ टॉपिक है संप्रभुता का। लेकिन संप्रभुता का हम चूंकि थिंकर पढ़ रहे हैं तो हम खाली आज होप्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप वहाँ पर भी जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी डिटेलिंग हेल्प मिलेगी। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एकलवादी सिद्धांत में प्रयोग करने को लेकर 3 प्रकार की प्रभुसत्ता की बात की है। कानूनी प्रभुसत्ता वाले कहते हैं संप्रभुता का प्रयोग कार्यपालिका करती है, राजनीतिक प्रभुसत्ता वाले कहते हैं संसद प्रयोग करती है, लोकप्रिय वाले कहते हैं जनता प्रयोग करती है। और हमें मेन ध्यान रखना है यहाँ पर कानूनी प्रभुसत्ता। कानूनी प्रभुसत्ता के समर्थक कौन है? बोंदा, होब्स, ऑस्टिन, एच.एल. हर्ट, हेंस केल्सन। सबसे पहले कानूनी संप्रभुता के बारे में बोंदा व्यक्त करते हैं विचार प्रत्यक्ष रूप से। वैसे अप्रत्यक्ष रूप से तो मैकियावेली व्यक्त कर देते हैं, लेकिन कहते हैं ना, शब्द का पहला व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? बोंदा ने किया, कानूनी प्रभुसत्ता का। तो बोंदा के बारे में ध्यान रखना है। तो वैसे तो मैकियावेली भी कहते हैं विधायक की विधि का निर्माता है, यानी कि शासक की विधि का निर्माता है। तो इनडायरेक्टली तो मैकियावेली भी समर्थन कर देते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से पहला जो कानूनी प्रभुसत्ता पर विचार व्यक्त किए बोंदा हैं। बोंदा के विचारों को आगे बढ़ाते हैं होब्स, और होब्स के विचारों को आधुनिक लोकतांत्रिक रूप देते हैं ऑस्टिन। और फिर ऑस्टिन में संशोधन करते हैं एच.एल. हर्ट और हेंस केल्सन। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया है। तो ये कानूनी प्रभुसत्ता के विचारों की और इससे जुड़े हुए थिंकरों की। तो हम पहले बोंदा के बारे में ही देखते हैं कि बोंदा कानूनी प्रभुसत्ता के बारे में या संप्रभुता के बारे में क्या कहता है। तो आइए मित्रों देखते हैं। जीन बोंदा एक फ्रांसीसी विचारक थे जिनका जीवन काल 1530 से 1596 था। इनकी फेमस बुक थी द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ या रिपब्लिका, 1576 में लिखी गई थी, यानी कि 24 कम 1600 में लिखी गई थी, द 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिका या कॉमनवेल्थ। इसमें वो सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग करते हैं और संप्रभुता की परिभाषा देते हैं। संप्रभुता शब्द का प्रयोग भी पहली बार इन्होंने किया था। अंग्रेजी शब्द जो सोवर्निटी है, उस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग भी किसने किया था? जीन बोंदा ने। अब ये क्या परिभाषा देते हैं, वो परिभाषा भी आपको सुननी है मित्रों। तो बोंदा कहते हैं संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई बंधन नहीं लगा रहता। वैसे बेसिकली वो नागरिक तो कहते हैं परिवार के मुखिया को, प्रजाजन बोलते हैं परिवार के अन्य सदस्यों को। आप सिंपली ध्यान रखो, प्राचीन काल में क्या, भारत में भी देखें 90 से पहले जो संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवार में बस दादा की चलती थी, बाकी परिवार वालों की नहीं। अगर कोई वोट मांगने आता था तो दादा से ही पूछता था, दादा ने अगर उसको हाँ बोल दिया तो सारे परिवार वाले वोट वहां डाल देते थे। तो इसका मतलब दादा जो परिवार का मुखिया है वो नागरिक है, बाकी परिवार के सदस्य प्रजाजन है। तो कहता है नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई बंधन नहीं लगा रहता। लेकिन व्यवहार में बोंदा शासक पर 5 प्रतिबंध लगा देता है: ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, रीति रिवाज और संपत्ति। 3 तो कानून है, तो प्रतिबंध क्या क्या लगाता है? ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, रीति रिवाज और संपत्ति। प्रतिबंध का मतलब शासक ईश्वरीय कानून को नहीं बदल सकता, यानी कि धार्मिक ग्रंथों को नहीं बदल सकता। प्राकृतिक कानून को परिवर्तित शासक नहीं कर सकता, यानी कि नैतिकता के नियम नहीं बदल सकता। संवैधानिक कानून को, संविधान को नहीं बदल सकता। रीति रिवाज को नहीं बदल सकता और किसी की संपत्ति नहीं छीन सकता। तो बोंदा इस प्रकार से शासक पर 5 प्रतिबंध लगा देता है। इसलिए कहते हैं बोंदा सीमित संप्रभुता का समर्थन करता है, क्योंकि शासक पर प्रतिबंध लगाते हैं ना। तो बोंदा के बारे में क्या कहते हैं? सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन
समर्थन करता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है भाई। होब्स ने सबसे पहले बोंदा ने एक संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, ये भी ध्यान रखना है। उसकी बुक्स कौन सी है, 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिक का 1576 की, ये भी ध्यान रखना है। परिभाषा क्या देता है, नागरिकों प्रजनों पर वह सर्व शक्ति जिस पर कोई बंधन नहीं लगा रहता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर वो शासक पर 5 प्रतिबंध लगाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, रीति रिवाज और संपत्ति। अब चूंकि 5 प्रतिबंध लगाता है इसलिए उसके विचारों क्या बोलते हैं, वो सीमित संप्रभुता के विचार देता है। आगे देखते हैं कि बोंदा के बारे में क्या है, वो भी ध्यान रखना है। बोंदा राज्य की परिभाषा परिवार के मुखियाओं के समूह के रूप में देता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर वो मॉन्टेस्क्यू के अनुसार उसके समान, मॉन्टेस्क्यू के समान वो जलवायु और शासन प्रणाली को अंतर संबंधित मानता है। तो कहता है शीत जलवायु में तो लोकतंत्र पनपता है, और जो ग्रीष्म जलवायु होती है वहाँ राजतंत्र निरंकुश तंत्र पनपते हैं, और जो पहाड़ी वाला स्थान है वहाँ लोकतंत्र पनपेगा, जहाँ जमीन वाला क्षेत्र जो राज्य होगा वहाँ पर राजतंत्र निरंकुश तंत्र पनपेगा, ऐसा बेसिकली कहता है। वास्तव में अब आगे होब्स का देखते हैं, होब्स क्या संप्रभुता संबंधी विचार व्यक्त करता है। तो अब यहां से होब्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। होब्स ने अपने जो संप्रभुता संबंधी विचार हैं वो लेवियाथन पुस्तक 1651 में जो प्रकाशित हुई थी उसमें व्यक्त करते हैं, और वो बोंदा के विचारों को ही आगे बढ़ाता है। बोंदा के क्या विचारों को आगे बढ़ाता है, बोंदा ने जो शासक पर ये 5 प्रतिबंध लगाए थे, ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, रीति रिवाज और संपत्ति, इनको शासक से मुक्त कर देता है, यानी कि शासक को और अधिक शक्तिशाली होब्स बना देता है। तो बेसिकली सेबाइन कहता भी है होब्स बोंदा द्वारा गए लगे प्रतिबंधों से शासक को मुक्त कर देता है। फिर होब्स संप्रभु की परिभाषा देता है, संप्रभुता की नहीं। परिभाषा किसकी देता है, संप्रभु की। शासक की परिभाषा देता है, संप्रभुता की परिभाषा नहीं देता है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि होब्स किसकी परिभाषा देता है, संप्रभु की। क्या होब्स संप्रभुता की परिभाषा देता है, नहीं देता। सोवरेनिटी की परिभाषा नहीं देता, सोवरेन की परिभाषा देता है। संप्रभु की परिभाषा देता है, संप्रभुता की परिभाषा नहीं देता। तो आगे संप्रभु की क्या परिभाषा देता है भाई। संप्रभु कहता है संप्रभु वह है जो समझौते का भाग नहीं परिणाम है, जिसे आम जनता ने अपने अधिकार व शक्तियां सौंप दी हैं। तो ये परिभाषा तो दे देता है। उसके बाद विशेषताएं संप्रभुता की बताता है। विशेषताएं किसकी बताता है, संप्रभुता की। परिभाषा खाली संप्रभु की देता है पहले वाले की, और विशेषताएं किसकी बताता है, संप्रभुता की। अब विशेषताएं क्या बताता है वो ध्यान रखना है। पहला कहता है सर्वोच्च व निरंकुश है, यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं है। संप्रभु से ऊपर कोई नहीं है, संप्रभुता से ऊपर कोई नहीं है। वो निरंकुश भी है। संप्रभु क्या है, निरंकुश भी। इसी संदर्भ में उसका कथन भी है, त्रिभुज के 3 कोणों का मान चतुर्भुज के 2 कोणों के बराबर होता है। त्रिभुज के 3 कोणों का मान चतुर्भुज के 2 कोणों के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, चतुर्भुज के 2 कोणों के बराबर होता है। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में किसको स्वीकार किया जाता है, त्रिभुज को ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि त्रिभुज में क्या पाई जाती है, सर्वोच्चता, निरंकुशता। तो यही बात वो कहता है। वास्तविकता में बात सही भी है। हर व्यक्ति सर्वोच्चता चाहता है, हर व्यक्ति प्रिंसिपल बनना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप को अकेले छोटे रूम में रहना पसंद करेगा, बड़े रूम में किसी का साझेदारी करना पसंद नहीं करेगा। फिर कहता है संप्रभुता अदेह है, यानी कि दूसरे को नहीं सौंपी जा सकती। संप्रभुता ऐसा अधिकार है और राज्य यूज करता है, राज्य दूसरे को नहीं सौंप सकता। अविभाज्य है, संप्रभुता का विभाजन भी नहीं हो सकता। फिर कहता है अधिकारों का स्रोत है, भाई संप्रभुता ही अधिकारों का स्रोत है। फिर कहता है संप्रभुता न्याय का भी स्रोत है। किसका स्रोत है, न्याय का भी स्रोत है। फिर कहता है संप्रभुता प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत है। फिर कहता है संप्रभुता विचारों का स्रोत है, क्योंकि विचारों को भी शासक नियंत्रित करता है, संप्रभु नियंत्रित करता है, आपको अपने विचारों का रूप ढालने की कोशिश करता है। तो ये भी है। फिर कहता है संप्रभुता के ही अधीन चर्च भी अधीन है, संप्रभु और संप्रभुता के। चर्च को यहां तक कह देता है, चर्च अगर कोई सभा करता है तो बिना शासक की अनुमति के नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से होब्स संप्रभुता की ये विशेषताएं बताता है। क्या क्या विशेषताएं एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहला कहता है संप्रभु सर्वोच्च व निरंकुश है। दूसरा कहता है संप्रभुता अदेह है, यानी कि दूसरे को नहीं सौंपी जा सकती है। फिर कहता है संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है। फिर कहता है संप्रभुता अधिकारों का स्रोत है, अधिकार भी संप्रभु ही प्रदान करता है। संप्रभु न्याय का स्रोत है, संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत है। संप्रभुता विचारों का स्रोत है, यानी कि संप्रभुता विचारों का नियंत्रक भी है। ये क्वेश्चन भी आ गया कि कई बार क्या है, आप डर जाते हैं विचारों का नियंत्रक है या नहीं है।
तो ये भी है। संप्रभु जनता के विचारों को भी नियंत्रित कर सकता है, ऐसा भी होब्स ने कहा है, ये भी ध्यान रखना। लास्ट वाली दो विशेषताएं तो भी ध्यान रखना, ये अलग अलग पूछी जा चुकी हैं विभिन्न एग्जामों में, तो आपको भूलना नहीं है मित्रों, ये ध्यान रखना है। चर्च अधीन है संप्रभुता के, कहता है चर्च सभा करेगा, चर्च को सभा शासक की अनुमति से ही कर सकता है, चर्च सभा शासक की अनुमति से ही कर सकता है, ऐसा बेसिकली होब्स कहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो संप्रभुता की विशेषताएं बताई होब्स ने। अब आलोचना कौन करेंगे, वही प्रोफेसर वोगन और वहान करेंगे। वो कहेंगे ये नगन निरंकुशतावाद का समर्थन करता है, प्रोफेसर वोगन भी कहते हैं निरंकुशतावाद का समर्थन करता है। अब हम आगे महत्व क्या है, महत्व ये है होब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों का कि होब्स बोंदा के कानूनी संप्रभुता संबंधी विचारों को आगे बढ़ाता है, जिससे आज आधुनिक रूप लोकतांत्रिक रूप किसने दिया, ऑस्टिन ने दिया। तो ऑस्टिन के विचार तो आज हर लोकतांत्रिक देश में कानून की व्याख्या करने में लिए जाते हैं। वैसे भी जो कानूनी संप्रभुता संबंधी विचार है शासक के आदेश से निर्मित कानून है, जैसे सिंपल अध्यादेश से निर्मित कानून, ट्रैफिक कानून संबंधी कानून या कोविड प्रोटोकॉल वाले कानून, सब एक तरीके से कानूनी कानून है, कानूनी संप्रभुता से संबंधित कानून है, सकारात्मक कानून है। तो कानूनी संप्रभुता कहती है शासक का आदेश ही कानून है, यानी कि सकारात्मक कानून पर बल देती है। सकारात्मक कानून क्या होते हैं, जो शासक के आदेश से बनते हैं। जैसे मैंने बताया कोविड प्रोटोकॉल के कोई संसद या विधानसभा में तो पारित हुए नहीं, सिंपल शासक के आदेश से बने हैं, तो ये सकारात्मक कानून कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मित्रों आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला टॉपिक भी हम देखते हैं, होब्स का व्यक्तिवाद संबंधी विचार क्या है, होब्स व्यक्तिवादी है या नहीं है। तो पहले तो व्यक्तिवाद ही समझने की कोशिश करने। व्यक्तिवाद क्या है, कहते हैं उदारवाद पूंजीवाद की एक शाखा है, जिसको परंपरागत उदारवाद या व्यक्तिवाद बोल दिया जाता है, कई बार शास्त्रीय उदारवाद भी बोल जाता है। तो ये बेसिकली मानते हैं मानव विवेकशील प्राणी है और राज्य के लिए न्यूनतम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, योग्यता पर ज़्यादा बल देते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, ये राज्य से स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो इनके विचार भी ऐसे ही हैं और बेसिकली कहना भी है इनका, तो लेसिस फेयर की नीति आर्थिक क्षेत्र में होनी चाहिए, राज्य को आर्थिक क्षेत्र में तो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर अदृश्य हाथ की संकल्पना में भी विश्वास करते हैं। अदृश्य हाथ की संकल्पना का मतलब है कि बाजार जो है अपने आप राज्य शक्तियों का विस्तार करता है, बाजार को बढ़ावा देता है, तो जनता को, राज्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अदृश्य हाथ है तो भाई पीछे हाथ कर ले राज्य ऐसे और जनता काम करने दे, तो ये बेसिकली करता है। तो कहता है अदृश्य हाथ हो जाना चाहिए राज्य के आर्थिक क्षेत्र के बारे में। तो इन सब में ये व्यक्तिवाद आस्था रखता है। अब होब्स में भी कई व्यक्तिवाद के कुछ तत्व मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? पहले तो होब्स मानता है राज्य कृत्रिम संस्था है जो सामाजिक समझौते के माध्यम से स्थापित हुई है। कैसे स्थापित हुई है? सामाजिक समझौते के माध्यम से स्थापित हुई है। दूसरा, होब्स आत्मरक्षा का अधिकार देता है, भागने का अधिकार देता है। तीसरा, होब्स सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसलिए इन विचारों के कारण, इन तीन विचारों के कारण जो होब्स के व्यक्तिवाद के तत्व देखने को मिलते हैं, इनके कारण अनेक विद्वान होब्स को क्या कहते हैं? कहते हैं ये व्यक्तिवादी है और इसमें व्यक्तिवाद के तत्व दिखाई देते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अब मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे सेबाइन कहता है होब्स प्रथम व्यक्तिवादी है, घोर व्यक्तिवादी है। क्या है? प्रथम व्यक्तिवादी है, घोर व्यक्तिवादी है, ऐसा सेबाइन महोदय कहते हैं। तो सेबाइन तो होब्स को घोर व्यक्तिवादी या प्रथम व्यक्तिवादी मानता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैक्सी जो है, मैक्सी कहता है होब्स निरंकुशवादी होते हुए भी होब्स में व्यक्तिवाद के तत्व दिखाई देते हैं, ऐसा मैक्सी महोदय कहते हैं। फिर डनिंग महोदय भी कहीं ना कहीं कहते हैं, भले वास्तव में राज्य के उत्कर्ष की बात करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में सेंटेंस बताए भी थे, राज्य के उत्कर्ष की बात करते हैं, लेकिन इनका मूल आधार जो है वो क्या है? व्यक्तिवाद है। फिर वेपर महोदय भी कहते हैं कि उसमें व्यक्तिवाद के तत्व मिलते हैं। वेपर कहते हैं वो व्रतकाय संप्रभुता के साथ साथ उसमें व्यक्तिवाद के तत्व भी मिलते हैं। भाई व्रतकाय संप्रभुता की बात करता है, लेवियाथन की बात करता है, लेकिन उसमें व्यक्तिवाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। तो ये बेसिकली चार तो ये मैंने आपको बता दिए। पांचवा, एलन राय भी उन्हें कहते हैं, उनका जो मानव मनोविज्ञान है मूलतः व्यक्तिवाद पर आधारित है, क्योंकि वो निरंकुशता की बात व्यक्ति की सुरक्षा के लिए करते हैं। उनका मूल उद्देश्य व्यक्ति को भय से मुक्ति दिलाना है। उनका केंद्रीय बिंदु कहीं ना कहीं व्यक्ति ही है।
ऐसा बेसिकली ये विचारक सेबाइन जैसे विचारक, एलन राय जैसे विचारक मानते हैं कि वास्तव मानव मनोविज्ञान के रूप में उनका जो है उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। जैसे एक शिक्षक नियंत्रित करता है, शिक्षक बच्चों को लाता है, उन्हें टाइम से बुलाता है और उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखता है, तो उसका मूल उद्देश्य बच्चों का मजबूत करना रहता है। यहाँ होब्स का भी मूल उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना है, ऐसा एलन राय महोदय कहते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, कीवर्ड भी थिंकर थे, तो ये भी कहते हैं कि होब्स में व्यक्तिवाद के तत्व मिलते हैं। रॉबिन्सन ग्रोवर ये भी किताब लिखते हैं, तो ये इन्होंने किताब लिखी थी इंडिविजुअलिज्म, एब्सोल्यूटिज्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इन थॉमस होब्स पॉलिटिकल थ्योरी। दोबारा से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, रॉबिन्सन से ग्रोवर की, इंडिविजुअलिज्म, एब्सोल्यूटिज्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इन थॉमस होब्स पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें ये भी कहते हैं रॉबिन्सन से ग्रोवर, होब्स में व्यक्तिवाद के साथ साथ निरंकुशता अपनाता है। क्यों अपनाता है? व्यक्तिवाद के लिए अपनाता है, यानी कि होब्स में निरंकुशता और व्यक्तिवाद दोनों के तत्व मिलते हैं। होब्स जो भी निरंकुशता अपनाता है व्यक्ति के लिए अपनाता है, ऐसा ग्रोवर भी लिखते हैं। तो ये सारे थिंकर कहीं ना कहीं क्या मानते हैं? होब्स को व्यक्तिवादी मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर मैंने बताया वाहन और वोगन इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं होब्स में व्यक्तिवाद के तत्व नहीं मिलते, वो तो नगद निरंकुशता का परिचायक है। लेकिन निष्कर्ष क्या निकालें? निष्कर्ष में आप ये कह सकते हैं होब्स आरंभिक व्यक्तिवादी है, पूर्ण प्रथम व्यक्तिवादी नहीं है। यानी कि उसने व्यक्तिवाद के तत्व तो होब्स में कुछ मिलते हैं, लेकिन पूर्णतः व्यक्तिवाद उदारवाद को नहीं अपना पाया, इसलिए उसको आरंभिक व्यक्तिवादी, आरंभिक उदारवादी, आरंभिक पूंजीवादी कह सकते हैं। क्योंकि व्यक्तिवाद की मूल मान्यता मानव सद्गुणी प्राणी है, वो होब्स में नहीं मिलता। फिर वो राज्य के लिए सीमित शक्तियों की बात व्यक्तिवाद करता है, वो भी होब्स में नहीं मिलता। इसलिए होब्स में कुछ तत्व भी व्यक्तिवाद के मिलते हैं, इसलिए होब्स को क्या कह सकते हैं? आरंभिक व्यक्तिवादी तो कह सकते हैं, पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी नहीं कह सकते, आंशिक व्यक्तिवादी कह सकते हैं। आंशिक, आरंभिक ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आरंभिक व्यक्तिवादी कह सकते हैं, तो पूर्ण व्यक्तिवादी नहीं कह सकते। तो ये निष्कर्ष आपको ध्यान में रखना है और ये आपको भूलना नहीं है कि वास्तव में होब्स कैसा व्यक्तिवादी है, आंशिक व्यक्तिवादी है, आरंभिक व्यक्तिवादी है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं मित्रों। होब्स से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो आधुनिक युग में लिखी गई हैं, और ये सब जो पुस्तकें मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि अब क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, चाहे नेट का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे अन्य जो बड़े बड़े एग्जाम हैं सबका, और फर्स्ट ग्रेड का भी हो, टीजीटी का हो, सबको याद करनी है भाई। पीजीटी वालों तक तो ध्यान रखना ही है, फर्स्ट ग्रेड तक, उससे छोटा रीट वीट के एग्जाम में इसको जरूरत भी नहीं है, वहाँ पॉलिटिकल साइंस होता भी नहीं है। पहली किताब है मैकडोनाल्ड हज व हारग्रेव्स की किताब है थॉमस होब्स ए बिब्लियोग्राफी। मैकडोनाल्ड हज व हारग्रेव्स की कौन सी किताब है? थॉमस होब्स ए बिब्लियोग्राफी, 1952 की है। फिर कार्ल सुवेमन किताब लिखते हैं थॉमस होब्स लेवियाथन, 2006 में। फिर कार्ल सुवेमन की तीसरे नंबर की किताब है स्किनर होब्स, ये 1998 में लिखते हैं। तो ये पहले आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। फिर सैमुअल मिंटज की किताब है लेवियाथन एज मेटाफर, ये 1989 की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जोगेरियन प्रेज लिखते हैं द होब्स एंड द लॉ ऑफ नेचर, 1951 में, ये जोगेरियन प्रेज की किताब है। कौन सी किताब है? होब्स एंड द लॉ ऑफ नेचर। फिर लेवी आंस जो किताब लिखते हैं इकोनॉमिक व्यू ऑफ थॉमस होब्स, 1954 में। तो ये तो ध्यान रख लेना, ये अगर भूल भी जाते हो तो आप टेंशन नहीं लेना। आगे देखते हैं मित्रों, कीवर्ड की किताब है होब्स व्यक्तिवाद, ज्ञान मीमांसा व सत्तावाद, ये 2013 में लिखी है, तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, कीवर्ड की आधुनिक अध्ययन से संबंधित है, तो इसको आपको भूलना नहीं है, तो आपका ये पूरा याद रहना चाहिए। फिर मेलकम नोएल की किताब है होब्स साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड थ्योरी ऑफ साइंस, तो मेलकम नोएल उसे प्रथम वैज्ञानिक कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसको वैज्ञानिक किसने माना? मेलकम नोएल ने माना। इनकी किताब क्या है? होब्स साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड थ्योरी ऑफ साइंस। फिर अर्नेस्ट लियोनार्ड की किताब है स्वामित्व व्यक्तिवाद का राजनीतिक सिद्धांत, होब्स टू लोग, तो बेसिकली ये भाई किस प्रकार से व्यक्तिवाद के बारे में होब्स और लोग के विचार हैं वो। फिर बायर्ड
एंड्रयू किताब लिखते हैं होब्स एंड वॉलिस 2008 में। फिर एलोसियस मार्टिनेज किताब लिखते हैं होब्स डिक्शनरी 1995 में। तो ये मित्रों ये सारी किताबें आपको ध्यान रखनी है। इसमें कीवर्ड की किताब और जो है वाइट एंड्रयूज की किताब और मार्टिनेज की किताब, ये तो ध्यान रखनी ही रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 किताबें हैं, तो आप ध्यान रखेंगे तभी जाके क्वेश्चन होगा। इसमें मैं ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, आपको थोड़ा सा इसको मेमोरी बेस्ड है तो याद करना होगा। 2-3 बार याद करें, बार बार याद करें, लिख लिख के याद करें, ये आपकी समस्या है। तो आगे चलते हैं मित्रों। अगला जो किताबें हैं जॉन टी हरवुड की किताब है थॉमस होब्स और लेमी बर्नार्ड की बयानबाजी। जॉन टी हरवुड की किताब कौन सी है? थॉमस होब्स और लेमी बर्नार्ड की बयानबाजी। तो ये भी ध्यान रखना है। तो फिर आरजी कोलिंगवुड की है न्यू लेवियाथन। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कोलिंगवुड के बारे में, आरजी कोलिंगवुड के बारे में। तो क्या कहता है न्यू लेवियाथन में? कहता है कि बस होब्स में सारी बातें अच्छी हैं भाई, वो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सारा काम करना चाहता है, बस कमी एक ही थी, उसको ऐसा शासक नहीं मिला जो कर्तव्य पालन पर नैतिकता पर बल देता हो। बस एक बात और जोड़ दें उसमें कि राजा को कर्तव्य पालन पर बल देना चाहिए, नैतिकता पर बल देना चाहिए, तो बस लोकतंत्र हो गया। तो कहता है बस एक ही कमी है, बाकी सब ठीक है, उसमें सब कुछ व्यक्तिवाद है, बस एक कमी है और राजा को शक्तियां ज्यादा देता है। उसको ऐसा राजा नहीं मिला जो नैतिकता पर बल देता है। तो कहता है राजा को नैतिक बना दो और होब्स के सारे विचारों को अपना लो, लोकतंत्र आ जाएगा। तो ये बेसिकली कहता है कोलिंगवुड अपनी कौन सी किताब में? न्यू लेवियाथन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, वीएमपी है, तो ये तो आपको याद रहनी चाहिए। फिर थॉमस अर्थमैन की किताब है बर्थ ऑफ लेवियाथन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस अर्थमैन की किताब कौन सी है? बर्थ ऑफ लेवियाथन। आप चाहे गूगल पे सर्च कर करके किताबें देखें, इनके डायग्राम भी देखें। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाती है, कई बच्चे फ़ोन करते हैं सर हमारा तो नेट ही ख़त्म हो जाता है। अब नेट ख़त्म तो होगा जब वीडियो जो बहुत ज़्यादा और गंभीर बन जाएगी, लेकिन गंभीरता की जरूरत नहीं है, चित्र वित्र दिखाने से कोई लाभ नहीं है। आप सब मैच्योर हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं, तो आप समझ जाएंगे। फिर जियो मफान एंड जोएल की किताब है वेनराइट क्लाइमेट लेवियाथन, इनकी किताब है। जियो मफान जोएल वेनराइट की किताब कौन सी है? क्लाइमेट लेवियाथन ए पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ आवर प्लेटनरी फ्यूचर। कौन सी किताब है? जियो मफान एंड जोएल वेनराइट की, 2018 में भी लिखी है। क्लाइमेट लेवियाथन ए पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ आवर प्लेटनरी फ्यूचर। क्लाइमेट लेवियाथन ए पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ आवर प्लेटनरी फ्यूचर। तो ये 2018 की है। किसकी है? जियो मफान एंड वेनराइट की किताब है। ये भी वीवीएमपी है, इसको भी आप ध्यान रखकर जाएंगे। चलो मित्रों अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? रॉबर्ट स्कोड एंड बी स्टीफन की किताब है द लिमिट ऑफ लेवियाथन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर एच.एल. हेड की किताब है द कंसेप्ट ऑफ लॉ 1961, ये तो मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है, तो ये तो वहाँ भी याद कर सकते हैं, यहाँ भी याद कर सकते हैं। फिर लेवियाथन का अनुवाद किस किस ने किया है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ए.पी. मार्टिनिच ने, ब्रायन बेलिस्ट ने, अल्फ्रेड रेनी वॉलर ने, इयान सापिरो ने और वेस्टरफील्ड ने। वेस्टरफील्ड ने, तो ये वेस्टरफील्ड है, वेस्टरफील्ड। तो दोबारा से देखिए किस किस ने लेवियाथन का अनुवाद किया? ए.पी. मार्टिनिच, ब्रायन बेलिस्ट, अल्फ्रेड रेनी वॉलर, इयान सापिरो, वेस्टरफील्ड ने 2009 में किया था, तो लेवियाथन का पुनः संस्करण प्रकाशित किया था। तो ये सारी बातें आपको मित्रों ध्यान रहनी चाहिए। इतना सब याद कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।